अच्छा, एक हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम लोग ये मॉडिफिकेशन या ट्रीटमेंट कर क्यों रहे हैं? सर उनकी प्रॉपर्टीज और ड्राइंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, आयल को हम लोग एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्या? सर अगर ड्राइंग कंडीशंस उनकी बहुत टाइम लेंगी ना, फिर सूखने में हाँ, टाइम लेंगे। बहुत तो एग्जैक्टली पॉलीमराइज करते हैं मॉडिफिकेशन से ताकि वो जल्दी सूख पाए। जल्दी सूख पाए, तो ये कारण हो गया। और भी कोई कारण? सर उसमें लेबलिंग नहीं होती है। लेबलिंग नहीं होती है। लेबलिंग समझ में आता है बेटा? यस सर। लेबलिंग, लेबलिंग क्या क्या मतलब हुआ? सर फ्लो करते हैं, उनकी विस्कोसिटी कम होती है इसलिए। विस्कोसिटी कम होती है, वो ऐसे ही बह जाते हैं, कहीं पर भी बह जाते हैं ना। यस सर। जैसे शहद को निकलते हुए शीशी से देखिए, किसी सरफेस पे डालिए तो वो आराम से फ्लो करता है और वो पूरा अपना एक लेवल बनाता है, स्मूथनेस देता है वो, तो उसे ग्लास होता है। और उसके अलावा बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टी होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि एडिशन हो गया, अब्रेजन रेजिस्टेंस हो गया, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। इंपैक्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी आयल में नहीं होती है। जैसे आयल की सरफेस के ऊपर अगर एक हथौड़े से वार करें, या कोई शीशे का कंचा मान लीजिए किसी हाइट से गिर गया उसके ऊपर, तो उसके ऊपर निशान बन जाएगा, अर्थात इंपैक्ट रेजिस्टेंस उसका पुअर हो गया। अगर उसके ऊपर आप पेंसिल चला दें आयल की फिल्म के ऊपर, तो उसके ऊपर एक खरोच बन जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें अब्रेजन रेजिस्टेंस कमजोर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत सारे आयल की फिल्म के अंतर्गत अवगुण भी होते हैं। तो उन अवगुणों को दूर करने के लिए और आयल के कुछ गुणों को लेने के लिए, आयल के अंदर सबसे बढ़िया गुण क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी आयल के अंदर बहुत अच्छी होती है। और तो इस वजह से हम लोग आयल को लेते हैं। और आयल एक चीप सोर्स भी है, बाइंडर का एक काफी सस्ता सोर्स पड़ जाता है। पिछले टर्न पर आपको ये चार चीजें समझ में बताई गई थी, वाइल्ड आयल, स्टैंड आयल, ब्लोन आयल और लाइम्ड आयल। इन चारों के अंतर्गत देखिएगा बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी कि इनकी हम विस्कोसिटी बढ़ा रहे थे, ठीक है। और हम इसका कोई केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे थे। इनके अनसेचुरेशन के ऊपर ये आपस में 2 या 3 मॉलिक्यूल आयल के रिएक्ट करके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंट सेग्रीगेशन, आयल स्प्लिटिंग, आइसोमराइज्ड आयल, डिहाइड्रेटेड कैस्टर आयल, इनके बारे में हम जानेंगे। इसके अंतर्गत थोड़ी सी केमिकली हम लोग इनकी प्रॉपर्टी को भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सॉल्वेंट सेग्रीगेशन। पहले तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट सेग्रीगेशन अर्थात सॉल्वेंट की प्रेजेंस के अंतर्गत आयल के भिन्न भिन्न मॉलिक्यूलर वेट को अलग करना, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्वेंट सेग्रीगेशन कहते हैं। अब इसमें अगर आप लोग आयल के मॉलिक्यूल अगर आपको ध्यान हो, तो इस तरीके से ये हमारे आयल के मॉलिक्यूल थे। ध्यान आ रहा है आपको? ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड थे ना ये ऐसे? यस सर। ठीक है। अब इसके अंदर सपोज करिए कि हम 2 मॉलिक्यूल ले लें आयल के, 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन किए, यहाँ पर ये बॉन्ड बनाया, अनसेचुरेशन यहाँ पर रिएक्शन किया, यही तो डाइमर बन गया आयल का, विस्कोसिटी बढ़ गई आयल की, ठीक है। अब अगर ये विस्कोसिटी बढ़ गई तो सपोज करिए किसी, जब हम लोग स्टैंड आयल बना रहे हैं या हीट ट्रीटेड आयल, जो हमने पिछले उसमें बताया था, हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं या ब्लो कर रहे हैं, ब्लोन आयल हो गया या बॉइल्ड आयल हो गया, उसके अंदर क्या होता है, इसी प्रकार से 2 या 3 या 4 या 6 मॉलिक्यूल आयल के जुड़ते चले जाते हैं। तो सपोज करिए कि हमारे जो ओवरऑल सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ मॉलिक्यूल हमारे ऐसे हैं जिसमें कि 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 6 जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 15 जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 20 जुड़े हुए हैं। इस तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक वेरिएशन हो गया विस्कोसिटी का, ठीक है। जिसमें 20 होगा मॉलिक्यूल जुड़े हुए, उसकी निश्चित रूप से ड्राइंग स्लो होगी या फास्ट होगी? स्लो होगी। स्लो हो जाएगी। यहाँ पर अनसेचुरेशन ये जुड़ते, यही तो हमने आपको बताया था कि हम लोग पॉलीमराइजेशन कर क्यों रहे हैं, स्टैंड आयल बना क्यों रहे हैं, इसीलिए तो बना रहे हैं ताकि ये मॉलिक्यूल इस तरीके से आपस में जुड़ते चले जाएं। ये मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़े, ये इस प्रकार, फिर दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ा, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल जुड़ते चले गए, ठीक है। और यहाँ पर भी ये मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, ऐसे करके ऐसे जुड़ जाएंगे ये मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर ऐसे जुड़ सकते हैं ये मॉलिक्यूल, देखिए ऐसे। इस प्रकार इसमें एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पर भी आपके आ सकते हैं मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता चला जाता है। तो जैसे ये बड़ा होता चला जाएगा मॉलिक्यूल, विस्कोसिटी बढ़ेगी।
तो सपोज करिए कि अगर 20 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं तो विस्कोसिटी बहुत ज्यादा, अर्थात ड्राइंग इसकी बहुत फास्ट हो जाएगी। और यही अगर जुड़ता 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 अगर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि यह मॉलिक्यूल जेल हो जाएगा, आयल जो है जेल हो जाएगा, तो वो जेल हो जाने का क्या मतलब, वो हार्ड सॉलिड हो गया। अगर हार्ड सॉलिड आयल हो गया तो इसका मतलब ड्राइंग जो है उसकी वहीं पर खत्म हो गई, अब आप उसको डिजॉल्व नहीं कर सकते, आप लगा नहीं सकते, वो आपके लिए यूजलेस हो गया। तो हमारा ये कहने का मतलब था कि जब भी हम लोग आयल को स्टैंडाइल बनाते हैं या ब्लोन आयल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के मटेरियल उसमें मिलते हैं। तो कुछ मान लीजिए 20 मॉलिक्यूल उसमें जुड़े हुए हैं, सपोज करिए जहां पर मॉलिक्यूलर वेट उसका 10,000 हो गया। कुछ ऐसे हैं जहां पर 50 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपका करीब 20,000 मॉलिक्यूलर वेट हो गया। इस प्रकार से डिफरेंट आपके मॉलिक्यूलर वेट आएंगे। अब जिनके मॉलिक्यूलर वेट जितने ज्यादा होंगे उनकी ड्राइंग उतनी फास्ट होगी, जिनके जितने कम होंगे उनकी ड्राइंग उतनी स्लो होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सॉल्वेंट सेग्रीगेशन मेथड में हमारा बेसिक पर्पज यही होता है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के मटेरियल हैं इनको हम लोग अलग अलग कर लें। ठीक, तो इससे क्या फायदा होगा, सपोज करिए कि 20,000 मॉलिक्यूलर वेट वाले मटेरियल आपने अलग कर लिए और 20,000 से नीचे वाले और बाकी के सारे मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल आपने अलग कर लिए। जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो इनको हम लोग ड्राइंग के रूप में, ड्राइंग आयल की एक हमारी अच्छी प्रॉपर्टी की फिल्म मिल जाएगी। तो ये स्टैंड आयल में से ये 20,000 के निकाल लिए या ब्लोन आयल में से 20,000 के अलग कर लिए, ये हमारे एक बहुत अच्छी ड्राइंग मटेरियल मिल जाएगा, ड्राइंग आयल मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट सेग्रीगेशन। कैसे निकालेंगे आप सॉल्वेंट? भाई एक सॉल्वेंट आपने डाला जिसमें मान लीजिए ये भी डिजॉल्व कर रहा है और ये भी डिजॉल्व कर रहा है, तो फिर कैसे ये सेग्रीगेट होगा? ये सेग्रीगेट होते हैं, हम लोग कुछ ऐसे सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं, चाहे वो 4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हो, 15 जुड़े हुए हो, 10,000 मॉलिक्यूलर वेट हो, 20,000 हो, जो भी हो, ये सब सॉल्युबल होते हैं। एक सॉल्वेंट लिया, इस सॉल्वेंट के अंतर्गत ये 4 वाला भी इसमें है, 15 वाला भी है, इस तरीके से इसमें 20 वाला भी है, इस तरीके से डिफरेंट है, ये सब आपस में सॉल्युबल है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। से फॉर एग्जांपल दीज आर सॉल्युबल एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, नाउ व्हाट विल यू डू when you lower down the temperature or higher up the temperature, जब आप इसको ठंडा करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये एक 2 लेयर बना देंगे। 20,000 से नीचे वाले पता चल रहा है कि एक अलग लेयर बना दिए, यहाँ पर 2 लेयर बन जाएगी सॉल्वेंट की, एक में 20,000 वाले हो जाएंगे, एक में 20,000 से नीचे वाले हो जाएंगे। तो जिसमें 20,000 या 20,000 से ऊपर वाले हुए उसको हमने अलग कर लिया, 2 लेयर बन गए, तो लेयर को अलग करना आसान है, ऊपर वाले को अलग कर लिया। अब इन दोनों लेयर को अलग कर लिया और इसके बाद से इसमें से क्या किया हमने, डिस्टिलेशन के माध्यम से सॉल्वेंट को निकाल दिया। तो क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा स्टैंड आयल या एक ऐसा सेपरेट हाई कंसिस्टेंसी का आयल हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा जिसके अंतर्गत मॉलिक्यूलर वेट एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर है और उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो हम इसका इस्तेमाल जो है ड्राइंग आयल के रूप में, अच्छे ड्राइंग आयल के रूप में कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट सेग्रीगेशन। ठीक है, फास्ट ड्राइंग पोर्शन को स्लो ड्राइंग पोर्शन से सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अलग करना इज कॉल्ड सॉल्वेंट सेग्रीगेशन। ठीक है, और इसके अंतर्गत बेसिक मैकेनिज्म क्या है? बेसिक मैकेनिज्म इसकी है कि डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी बेस्ड ऑन डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, ये इसमें मैकेनिज्म होती है। सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के डिफरेंस से डिफरेंस हो जाती है। इज दैट क्लियर? दूसरा हमारा था आयल स्प्लिटिंग एंड रीस्ट्रिफिकेशन। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आयल स्प्लिटिंग एंड रीस्ट्रिफिकेशन। आयल को हम लोग स्प्लिट करेंगे। ऊपर आपने क्या देखा था, यहां पर देखा था, ये हमारा आयल मॉलिक्यूल है ना, ये आपका आयल मॉलिक्यूल हो गया। आयल मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है, याद आ रहा है आपको? ग्लिसरीन लेते हैं, याद है कुछ? यस सर, ट्राइग्लिसराइड ऑफ मोनोबेसिक फैटी एसिड हो गया। इस ग्लिसरीन को हम लोग फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यही तो आयल बनता है आपका। ये आपका फैटी एसिड हो गया। इस तरीके से ये 18 कार्बन चेन का होता है फैटी एसिड।
जिसमें बीच में किसी में 2 अनसैचुरेशन होता है, किसी में 1 अनसैचुरेशन होता है, किसी में 0 अनसैचुरेशन होता है, और किसी में कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CO ग्रुप, किसी में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यही तो हमारा ओवरऑल फैटी एसिड्स है। तो ये फैटी एसिड जब हम लोग इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो अलग अलग फैटी एसिड जुड़ते हैं, इसीलिए इसे मिक्स फैटी एसिड कहते हैं। कार्बन तो 18 ही रहेगा, लेकिन किसी में 1 सैचुरेशन वाला होगा, किसी में 2 अनसैचुरेशन वाला होगा, किसी में 1 0 अनसैचुरेशन वाला होगा। इस तरीके से डिफरेंट इसके ऊपर यहाँ पर ये रिएक्शन करता है। ये जब रिएक्शन करता है एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और इस प्रकार से यहाँ पर हमारा लिंक क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लिंक बना यहाँ पर, ये O, इस O के साथ ये C जुड़ता है। ये C कौन सा है, ये C, ये वाला C है। ये C जुड़ता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ा, ये ऑक्सीजन कौन सा है, ये वाला ऑक्सीजन है। इसके बाद इसके साथ ये CH2, ये पूरी चेन जुड़ गई, और इधर ये ग्लिसरीन का बाकी का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। यही तो आपका ट्राइग्लिसराइड हो गया, आयल यही हो गया ना। यस सर। ठीक है। अब हमारा यहाँ ये कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर 3 आयल लिए हैं। एक आपका कैस्टर आयल लिया है, एक आपका सोयाबीन लिया है, एक आपका लिंसीड लिया है। तीनों हमने अलग अलग कैटेगरी के लिए। कैस्टर आयल इज नॉन ड्राइंग आयल, सोयाबीन इज सेमी ड्राइंग, एंड लिंसीड आयल इज ड्राइंग आयल। ठीक, इन तीनों में जरा पोजीशन देखिएगा, परसेंट फैटी एसिड की पोजीशन हम लोग देखते हैं। 3 अनसैचुरेशन, 3U का मतलब 3 अनसैचुरेशन, 2U का मतलब 2 अनसैचुरेशन, और 1U 1 अनसैचुरेशन, 0 अनसैचुरेशन। कैस्टर आयल के अंतर्गत 3 अनसैचुरेशन वाला कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई भी फैटी एसिड्स नहीं है। ठीक, 2 अनसैचुरेशन वाला रिसिनोलिक एसिड है, लेकिन रिसिनोलिक एसिड के पास इनफैक्ट है 1 अनसैचुरेशन ही। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो रिसिनोलिक एसिड हमने बताया था 12 हाइड्रोक्सी 9 ऑक्टाडेसिनोइक एसिड, ये होता है। 12 हाइड्रोक्सी 12 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और 9 पर 1 अनसैचुरेशन है, ये रिसिनोलिक एसिड है आपका। लेकिन रिसिनोलिक एसिड में चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, या एसिड अभी हम आपको आगे बता रहे हैं, DCO जब बनाएंगे तब, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें 2 अनसैचुरेशन फिर हमें मिल जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर एक इस कैटेगरी में डाल दिया, अदरवाइज दिस इज हैविंग 1 अनसैचुरेशन, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन ड्राइंग आयल। और ये कितना है, 89 से 92% की रेंज में आपको कैस्टर आयल के अंदर रिसिनोलिक एसिड मिलता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यही चीज हम बताना चाहते हैं। और यहाँ पर 1 अनसैचुरेशन का ओलिक एसिड है, जो कि 4 से 8% हो सकता है। आयल के अंदर जो ये वेरिएशन होता है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, कहाँ पर मिल रहा है। पता चल रहा है कि मद्रास के अंदर कैस्टर आयल पैदा हुआ और यूपी में कानपुर में कैस्टर आयल पैदा हुआ, तो इनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। और या फिर कोई कैस्टर आयल कैस्टर सीड से आज निकाला गया है, उसका देखिए कोई कैस्टर आयल का 10 महीने बाद आप उसका जब एनालिसिस करेंगे तो उनमें और इनमें भी अंतर हो जाता है। इस वजह से ये वेरिएशन होता है। स्टेरिक एसिड जिसमें 0 अनसैचुरेशन है, ये 1 से 2% होता है, लेकिन हैवी क्वांटिटी इसके अंदर रिसिनोलिक एसिड की होती है। ठीक है, लेकिन कैस्टर आयल इज हाईली विस्कस आयल। आमतौर पर इसको आप देखिएगा कि पकाने वकाने में हम लोग नहीं लेते हैं। अगर पकाने में इसको इस्तेमाल करें तो ये निश्चित रूप से ये पॉलीमराइज हो जाएगा, और एक बार पूरी तलने के बाद से इसकी विस्कोसिटी इतनी हो जाएगी कि आप इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कढ़ाई से निकालने में भी आपको दिक्कत हो जाए। नेक्स्ट आपका आयल है सोयाबीन आयल। सोयाबीन आयल के अंदर 2 अनसैचुरेशन का 28 से 57% होता है, दैट इज योर लिनोलिक एसिड, और 1 अनसैचुरेशन का 17 से 57% है, दैट इज योर ओलिक एसिड, और 0 अनसैचुरेशन का 3 से 6% है, दैट इज योर स्टेरिक एसिड। ये देखिए, ये आपका ग्लिसरीन हो गया। सो इन लिंसीड आयल वी हैव 35 to 65% लिनोलिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड इज नॉन कॉन्जुगेटेड फैटी एसिड। All these are having non-conjugated fatty acids, no? जो भी इसमें है हमारे पास अभी ये नॉन कॉन्जुगेशन ही है, कॉन्जुगेशन वाले फैटी एसिड्स में नहीं है। लिनोलेनिक एसिड में 3 अनसैचुरेशन है, लेकिन तीनों नॉन कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर है। इसके अंदर 7 से 27% लिनोलिक एसिड होता है, 2 अनसैचुरेशन का, 1 अनसैचुरेशन का और 0 का। इस तरीके से इसमें तीनों में है। अब देखिए, हमारा ये यहाँ पर कहना था, जो हम बेसिकली बताना चाहते थे, कि सपोज करिए कि आपने लिंसीड आयल लिया। लिंसीड आयल के अंतर्गत ये आपने सपोज करिए लिंसीड आयल, ये आपका लिंसीड आयल है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर क्योंकि इसमें आपका 35 से 65% लिनोलेनिक एसिड है, तो हो सकता है यहाँ पर आपका लिनोलेनिक एसिड एक जुड़ा हुआ हो, और किसी में यहाँ पर भी लिनोलेनिक एसिड जुड़ा हुआ हो। इसको R1 मान लीजिए, सपोज करिए लिनोलिक एसिड को, और लिनोलिक एसिड आपका 27% है, तो हो सकता है कि यहाँ पर लिनोलिक एसिड जुड़ा हुआ हो। ठीक है, इसको अगर आप R2 लेते हैं तो यहाँ पर आपका R2 जुड़ा हुआ हो।
अब देखिए यहाँ पर ओलिक नहीं आ रहा है, स्टेरिक नहीं आ रहा है, ठीक। दूसरा मॉलिक्यूल इसका ऐसा होगा जिसमें कि यहाँ पर R1 होगा, यहाँ पर R2 हो सकता है, और अगर आप इसको R3 लें तो यहाँ पर R3 हो सकता है। फिर एक मॉलिक्यूल लिंचिड एल्काइल ऐसा भी हो सकता है जिसके अंतर्गत R1, R2, और अगर आप इसको R4 लेते हैं तो दिस इज योर R4। तो इस प्रकार से हमारा टोटल ये इसी के लिए इसको मिक्स फैटी एसिड्स कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को कोई डाउट? तो हर आयल के अंतर्गत इसी प्रकार से फैटी एसिड का प्रेजेंस रहता है। अब थोड़ी देर के लिए जो हम बताना चाहते हैं इस वाले में कि सपोज के आयल स्प्लिटिंग, आयल को हम लोग स्प्लिट कर लें। सपोज करिए कि जैसे इसके अंतर्गत दो आपका R1 है, अगर ये तीनों R1 हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छा ड्राइंग आयल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक R1 है, अगर ये भी आपका R1 में कन्वर्ट हो जाए और ये R3 भी R1 में कन्वर्ट हो जाए तो ये हमारा और अच्छा आयल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा बेसिक पर्पज ये है कि हम इस आयल को स्प्लिट करें, अर्थात इसमें से R1 अलग कर ले, दो R1 है तो दोनों R1 को अलग कर ले और R2 को अलग कर ले। तो आयल को स्प्लिट कर ले और R1 R2 को अलग करने के बाद से फिर सारे के सारे हम R1 लें और उसके साथ इसको रीस्ट्रिफिकेशन करें। देखिए ऊपर रीस्ट्रिफिकेशन है, रीस्ट्रिफिकेशन करें क्योंकि दिस इज योर फैटी एसिड्स जिसके अंतर्गत COOH है, इसके साथ रीस्ट्रिफिकेशन करें, अर्थात फिर से ग्लिसरीन से हम जोड़ दें इसको वापस, ये ग्लिसरीन ले लें, CH2OH और CHOH और CH2OH, इससे रिएक्शन करवा दें। तो अब हमारे पास एक ऐसा आयल मिलेगा जो कि लिंचिड आयल नहीं होगा, लेकिन तीनों जो फैटी एसिड्स हैं वो एक ही तरीके के हो गए और तीनों लेनोलेक एसिड हो गए और तीनों के अंदर 3 अनसैचुरेशन हो गए और तीनों नॉन कंजुगेटेड है, ठीक। तो ये बहुत अच्छा आयल मिल जाएगा। तो बेसिक इस प्रोसेस में हम लोग यही करते हैं कि सबसे पहले आयल को हम लोग स्प्लिट करते हैं। आयल को स्प्लिट करने के बाद से फैटी एसिड को हम लोग सेपरेट करते हैं। सेग्रीगेशन मेथड में जैसे आपको बताया था, सॉल्वेंट डाल करके अलग अलग लेयर बन जाएगी, टेम्परेचर को डाउन जब करेंगे तो उसके बाद से अलग लेयर को अलग करने के बाद से उसको जो है डिस्टिलेशन करेंगे, उससे फैटी एसिड्स हमारे एक तरीके के फैटी एसिड्स अलग हो जाएंगे। उन फैटी एसिड्स को दोबारा हम लोग ग्लिसरीन के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो हमारा जो है रीस्ट्रिफिकेशन के बाद से एक मटेरियल ऐसा मिल जाएगा, एक आयल ऐसा मिल जाएगा जिसके अंतर्गत अनसैचुरेशन जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक। अब इसमें बात रह जाती है कि हम लोग इसको स्प्लिट कैसे करें। आयल को आप कैसे स्प्लिट करेंगे? जैसे ये आयल का मॉलिक्यूल है, ठीक। आयल के मॉलिक्यूल में आपके बॉन्ड कौन से हैं? बेसिक था तो ये ना आपका, ये ग्लिसरीन थी, इसको आपने फैटी एसिड से रिएक्शन करवाया। सर ईस्टर था तो सर हम एसिड से ट्रीट कर सकते हैं। ईस्टर को बेटा एसिड से ट्रीट करोगे तो फिर वो क्या बनाएगा? ईस्टर से एसिड को तुम ट्रीट कर सकते हो क्योंकि जो ईस्टर लिंकेजेज होते हैं, ये देखिए ये लिंक जो बनेगा यहाँ पर फैटी एसिड के साथ, दिस विल गिव यू द ईस्टर लिंकेजेज। यही तो देगा ना ईस्टर लिंकेजेज? यस सर। ठीक है ना। ये CH2, उसके बाद से OCOR1, ये आपका ईस्टर लिंकेज हुआ, ठीक। ठीक है। इसको आप ऐसा करिए, आप इसको सेपोनिफाई कर दीजिए, जैसे NaOH। सेपोनिफाई तो समझ रहे हैं आप? अल्कली के साथ इसको आप रिएक्शन करवा दीजिए। जब अल्कली के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वापस आपका क्या बन जाएगा? ये देखिए CH2OH और फैटी एसिड्स आपका अलग हो जाएगा, R1COOH, ये आपका अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये फैटी एसिड्स आपके अलग हो गए। तो जितने भी इस तरीके के फैटी एसिड्स होंगे आपके, ये सारे आप ले लीजिए और इसमें इस फैटी एसिड्स को सारे R1 वाले आप ले करके, क्योंकि अभी यहाँ पर तो देखिए मिक्स है आपके, यहाँ पर ये भी लिया, यहाँ पर ये R2 हो सकता है, फिर R3 हो सकता है, लेकिन जब आप इसको स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करने के बाद से जब अलग करेंगे तो आपको R1 का एक आपको फैटी एसिड मिल जाएगा, R2 का दूसरा मिल जाएगा आपको, और R3 का तीसरा मिल जाएगा। ये फैटी एसिड्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करिए, क्योंकि R1 की आपकी रिक्वायरमेंट, तो इसको अलग कर लीजिए।
इसको अलग करने के बाद से दोबारा जो है अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप ग्लिसरीन ले लें, ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर, चाहे आप ये ग्लिसरीन ले लें, चाहे आप पेंटाइरिथिटॉल ले लें। पेंटाइरिथिटॉल समझ रहे हैं? कितने लोग जानते हैं पेंटाइरिथिटॉल? नहीं। ये आपका पेंटाइरिथिटॉल है, जिसको शॉर्ट में हम लोग पेंटा भी कहते हैं। तो ग्लिसरीन और पेंटा में केवल ये अंतर है, इसमें 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, इसमें केवल 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। अब अगर आपने ये वाला पेंटा लेकर के और इसके साथ फैटी एसिड का रिएक्शन करवाया R1 वाला, क्या पोजीशन बनेगी? ये 4 जगह जुड़ जाएगा। द मॉलिक्यूल बिकम क्वाइट बिग, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार जो ड्राइंग आयल की आपकी जो फिल्म बनेगी पेंटा से लेकर के, इस पेंटा से लेकर के जो ड्राइंग आयल की बनेगी, दैट विल बी हाईली फास्ट ड्राइंग कंपेयर टू ग्लिसरीन। तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन हो गए? ग्लिसरीन भी ले सकते हैं, ग्लिसरीन लेकर के सारे R1 वाले अपने फैटी एसिड्स ले लिए, या पेंटा लेकर के आप उसको चेंज कर लीजिए, और पेंटा लेकर के भी आप चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर कोई और भी ले सकते हैं। अगर आपको और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप इसमें सार्बिटॉल वगैरह लेकर के आप उसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, जो लीनियर चेन वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल आप ले सकते हैं, उसमें कम फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, हार्डनेस कम हो जाएगी। तो हमारा ये बेसिक कहने का मतलब है, अगर इस प्रोसेस के अंदर आप जाएं तो सबसे पहले आयल को स्प्लिटिंग किया, मतलब सेपोनिफिकेशन के द्वारा, उसके बाद से रीस्ट्रिफिकेशन किया, जैसे हमने आपको बताया, रीस्ट्रिफाई करके यू कैन गेट द डिजायर्ड मॉलिक्यूल ऑफ डिजायर्ड ड्राइंग प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? यस सर। ये चीज आगे समझ में? यस सर। जब आप इसको रीस्ट्रिफिकेशन करते हैं तो रीस्ट्रिफिकेशन में एक कैटलिस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो कैटलिस्ट होते हैं आपके लिथार्ज हो सकते हैं, लाइम हो सकते हैं, मतलब अल्कली कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं, वीक अल्कली कैटलिस्ट लेकर के उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, और 160 से 230 डिग्री सेंटीग्रेड पर रीस्ट्रिफिकेशन का रिएक्शन हो जाता है, और इस तरीके से ये हम लोग डिफरेंट नेचर के ड्राइंग आयल प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा आइसोमेराइड आयल। नेक्स्ट आपका है आइसोमेराइज्ड आयल। आइसोमेराइड में क्या होता है? आइसोमेराइड में बेसिक जो है नॉन कॉन्जुगेटेड जो आयल होते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? कॉन्जुगेटेड आयल में, ठीक। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कुछ कैटलिस्ट का और टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कैटलिस्ट के रूप में हम लोग निकिल ऑन कार्बन, ये एक अच्छा कैटलिस्ट है, इसको लेकर के और 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब हम लोग गर्म करते हैं नॉन कॉन्जुगेटेड आयल को, तो वो कॉन्जुगेटेड आयल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक हमारा इसके अंदर पर्पस होता है कि हम कॉन्जुगेटेड आयल में कन्वर्ट करके फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड आइसोमेराइज। आइसोमेराइजेशन तो आप समझ रहे हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आइसोमेराइजेशन? यस सर। उनको चेंज करते हैं, कॉन्जुगेटेड जो बनाते हैं तो और सिस से ट्रांस कन्वर्ट कर लेते हैं। नहीं, ये तो बेटा इस पर्टिकुलर केस में हो गया। अदरवाइज इन जनरल हाउ विल यू डिफाइन आइसोमेराइजेशन? Same molecular formula but different chemical and physical properties. हाँ, different chemical, same molecular formula, different position of molecule. They can have different position डिफरेंट of स्ट्रक्चर्स। हाँ, स्ट्रक्चर, और उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी उसमें चेंज हो सकती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलें तो ये डिहाइड्रेटेड कैस्टर है, कैस्टर है, जो हमने पहले आपको बताया था कि कैस्टर ऑयल इज हैविंग 1 अनसैचुरेशन एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, दैट इज रिसिनोलिक एसिड। तो कैस्टर ऑयल का स्ट्रक्चर आप बेसिकली देखेंगे, दिस इज रिसिनोलिक एसिड, ये फैटी एसिड है, रिसिनोलिक एसिड, ये जुड़ा रहता है ग्लिसरीन के साथ, जिसमें कि हम लोग इसको बोलते हैं कैस्टर ऑयल।
अब हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे। देखिए इसका नाम है डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल, इसको डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट करने से क्या होगा, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है हमारा, ये और इस H, इसके बगल में जो CH2 है, यहाँ पर मान लीजिए CH2 है, इस CH2 से H लेकर के ये निकल जाएगा। तो आपके पास क्या पोजीशन बन जाएगी, अगर 9th पोजीशन से आप 9th पोजीशन के पहले वाले को हम लोग R1 ले लें, और यहाँ पर 12th पोजीशन के बाद वाले को अगर R2 ले लेते हैं, और टोटल स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से लिखें, R1 C डबल बॉन्ड C, उसके बाद फिर सिंगल, तो ये हो गया 9, 10, 11, 12, इसके बगल में था CH2, यहाँ से 12 से आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाला था, इसके बाद CH2 30। तो अब ये देखिए आपके पास क्या पोजीशन बनेगी, यहाँ से आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाला ये, तो जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाला जब आपने निकाला था, तो इसमें चांसेस क्या है कि ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए। ठीक, यहाँ से जब आपने निकाला तो ये डबल बॉन्ड आपका इसके बीच में आ सकता है। तो 9, 11 पर अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये क्या पोजीशन बन गई आपकी, conjugated। कंजुगेटेड। वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग देख रहे हैं। और अगर ये यहाँ से अगर इसने लिया, तो अगर ये डबल बॉन्ड इधर लेने की बजाय यहाँ से अगर ले, तो यहाँ से हाइड्रोजन लिया इसने, यहाँ से OH यहाँ से लिया, H लेकर के डिहाइड्रेट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकला, तब तो आपका कंजुगेटेड बन गया। अगर यहाँ से न लेकर के अगर उसने इधर से ले लिया, तो यहाँ पर आपका फिर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आपका नॉन कंजुगेटेड आयल बन जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? तो DCO के अंतर्गत ये थोड़ा सा एक अवगुण होता है कि इसमें 9, 11 बनता है, 9, 12 भी बनता है, और भी होता है। इसमें भी 2 हो जाते हैं, सिस फॉर्म हो सकता है और ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसमें भी आपके 2 हो जाते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। सिस और ट्रांस तो आप समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। तो इसमें इसका जो कार्बन है वो हाइड्रोजन है वो इधर है, इसका भी हाइड्रोजन इधर है, इसका भी हाइड्रोजन इधर, तो ये सिस हो गया। इसका हाइड्रोजन इधर है, इसका हाइड्रोजन इधर है, तो ट्रांस हो गया। तो ये दोनों पोजीशन पर ये बनते हैं। और इस वजह से जो कैस्टर ऑयल की जो फिल्म होती है आमतौर पर हल्की चपचपाहट लिए हुए होती है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म होते हैं ये स्टेबल तो होते हैं, लेकिन इनकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती, ये टैकीनेस देते हैं। और जो सिस फॉर्म होते हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन इनकी ड्राइंग अच्छी होती है। तो स्टेबिलिटी वो ये मांग रहा है और प्रॉपर्टी हमें इसकी चाहिए। तो इस चक्कर में क्या होता है कि ये ऑयल जो है थोड़ा सा चपचपाहट लिए हुए होते हैं, इसलिए इसकी फिल्म हम लोग डायरेक्ट नहीं बनाते हैं जब तक कि इसके साथ कोई दूसरा रेजिन ना मिलाए या दूसरा ऑयल ना मिलाए, तभी इसको फिर इस्तेमाल करते हैं। अब रह गई बात कि हम लोग DCO बनाते कैसे हैं। फिर ना ये तो हो गया, बनने का ये गुण हो गया कि क्या होता है। DCO बनाने के लिए आप इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कैसे निकालेंगे, किसी भी डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, H2SO4 से रिएक्ट करवाकर। वेरी गुड। H2SO4 से बेटा अगर कंसंट्रेट ले लोगे, बस एक थोड़ा सा गुण है, तुमने बताया बहुत अच्छा है, लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेंगे तो ये क्या करता है, आयल को जला देता है। ठीक है, ये कंसंट्रेटेड है, आयल इसके अंदर जल जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट करने के बाद से आप इसको जब गर्म करते हैं तो इसमें से H2O आपका निकल जाता है, और इस प्रकार से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से अपने अगल बगल से जो हाइड्रोजन लेकर के वाटर मॉलिक्यूल निकालता है, और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और ये जो है अनसैचुरेशन इसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन आप समझ रहे हैं कैसे होता है रिएक्शन? यस सर। यस सर। H2SO3 कैसे जुड़ेगा ये आपको समझ आ जाएगा, ये आप उसमें थोड़ा सा पेन में से भी देख सकते हैं। अदरवाइज देखिए हम आपको वैसे स्ट्रक्चर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपकी बनती है, क्योंकि H2SO4 जो रिएक्शन करता है तो ये S को तो आपको पता होगा, S को कैसे लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं ना H2SO4 को। यस सर। ये H2SO4 आपका मॉलिक्यूल हो गया। तो इसमें एक OH जो है H के साथ निकल जाता है, तो SO3, ये देखिए यहाँ पर ये चीज बन गई SO3 और एक OH इसमें आ गया। ठीक है,
ये आपका ये मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका ये वाला मॉलिक्यूल हो गया। इस तरीके से ये इससे जुड़ता है और उसके बाद से फिर इसकी पाइरोलिसिस होती है। पाइरोलिसिस, तो इसमें से क्या होता है, इस पाइरोलिसिस में H2SO4 निकल जाता है। पाइरोलिसिस समझते हैं क्या होती है? सर हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना, और ऑक्सीजन इसमें रहता है क्या? मेरा कहना बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत सही बोल रहे हो, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये चीज हमें क्या ध्यान रखना, पाइरोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच अ मटेरियल, बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल, इज हीटेड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये डिकम्पोज होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो H2SO4 यहां से निकल जाता है और तुम्हें जो है नॉन कॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड, जो हमने पीछे स्ट्रक्चर आप तुम्हें दिखलाए हैं इस तरीके से 9-11 या 9-12 इस तरीके के आपके DCO आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट कम्स द मैलिक ट्रीटेड आयल। मैलिक का स्ट्रक्चर आपको पता है? व्हाट इज दिस? भैया बता सकते हैं ये क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल है? दिस इज योर मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एसिड से बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो दिस इज योर मैलिक एनहाइड्राइड। दिस इज अ वेरी गुड मटेरियल, यू विल फाइंड सेवरल एप्लीकेशन ऑफ दिस मटेरियल इन पेंट इंडस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका जो एडिशन होता है, जो आपने आयल लिया है, सपोज करिए इसके, ये आपका अनसैचुरेशन वाली पोजीशन है, इस तरीके से मान लीजिए कोई भी आयल हो, चाहे एक अनसैचुरेशन हो, चाहे दो अनसैचुरेशन हो, चाहे तीन अनसैचुरेशन हो, चाहे कॉन्जुगेटेड हो, चाहे नॉन कॉन्जुगेटेड हो, इसके साथ ये मटेरियल आपका रिएक्शन करता है, मैलिक एनहाइड्राइड एडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड आपका जैसे टूटा, ये टूटा, टूटने के बाद से ये मान लीजिए यहाँ रिएक्शन किया। ठीक, अगर इसके बगल में मिथाइलिन ग्रुप है तो ये आपका टूटता है, और ये जो है टूटने के बाद से ये लिंक आपका इसमें जुड़ जाता है, और ये जो है आपका अगर यहाँ पर अनसैचुरेशन हुआ, इसमें कंजुगेटेड हुआ, तो ये यहाँ पर जुड़ता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और बीच में शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड टूटा यहाँ से, ये भी बीच में शिफ्ट कर गया। तो कंजुगेटेड में ये अगर इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, तो दिस विल गो 1-4 एडिशन, और ये एक एडक्ट बना देता है। ठीक है, इसमें ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक एडक्ट फॉर्म करता है। और अब इसमें देखिएगा क्या पोजीशन बनी, आपका ये भी रिएक्टिव ग्रुप है एक, और ये भी रिएक्टिव ग्रुप है। ठीक है, दो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इसके पास हो गए। ठीक है, इसमें एक अनसैचुरेशन आ गया, तो इस प्रकार से ये एक हाईली फंक्शनल ग्रुप हो जाता है ओवरऑल, जिसकी फंक्शनलिटी ज्यादा हो जाने से दिस बिकम्स वेरी रिएक्टिव एंड दिस विल फॉर्म अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बिग मॉलिक्यूल, और इस प्रकार से बड़ा मॉलिक्यूल बना करके इसकी ड्राइंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये ड्राइंग प्रॉपर्टी को अच्छा कर देता है, वाटर रेजिस्टेंस उसकी अच्छी कर देता है। ठीक है, हार्डनेस उसमें बढ़ा देता है ये मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और ये लिनसीड सोयाबीन में आपको बहुत आसानी से ये रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाता है ना। और फिर ये एडक्ट बनाने के बाद से क्या करेंगे, इसको आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसको आप किसी भी अल्कली के साथ न्यूट्रलाइज कर लीजिए। अगर आपने सपोज करिए वाटर सॉल्युबल जैसे NaOH के साथ न्यूट्रलाइज किया, न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये आपका सोडियम साल्ट बना देगा, इसका ना सोडियम साल्ट बना देता है, ये टूट जाता है, ये अलग हो जाता है, तो ये सोडियम साल्ट बना, जब ये सोडियम साल्ट बना देगा तो ध्यान दीजिएगा सोडियम साल्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल बिकम्स वाटर सॉल्युबल, ये आपको एक वाटर सॉल्युबल रेजिन बना देता है। और अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया तो ये भी वाटर सॉल्युबल बनाएगा, लेकिन इनमें और इनमें ये अंतर हो जाएगा कि सोडियम कभी सरफेस को छोड़ता नहीं है, ये हमेशा उस मटेरियल में पड़ा रहेगा। तो द वाटर सॉल्युबल फिल्म विल ऑलवेज बी वाटर सेंसिटिव,
और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया तो अमोनिया धीरे धीरे इसमें से निकल जाता है, तो आफ्टर ड्राइंग द कोटिंग विल बिकम वाटर इनसेंसिटिव, अर्थात पानी के अंदर ये डिजॉल्व नहीं होगी, पानी से ये हटेगी नहीं। ये प्रॉपर्टी होती है इन मटेरियल के अंतर्गत। तो इस तरीके से आप एक वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट मैलिक ट्रीटेड ऑयल से बना सकते हैं, और इसका इस्तेमाल किया जाता था और अभी भी कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज और है, इसमें 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज मैलिक एडक्ट इतना हैवी हो जाएगा कि उसका डिसोल्यूशन जो है मुश्किल हो जाएगा। तो 90% इसमें आयल रहती है और 10% ही केवल हम लोग मैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं, जिससे कि रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन आपके थोड़ी सी एक्सोथर्मिक भी होती है, 200 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आयल और मैलिक एनहाइड्राइड का अच्छा रिएक्शन आपका हो जाता है। ठीक है, और अगर यही आपका नॉन कॉन्जुगेटेड पोर्शन पर अगर हो, तो नॉन कॉन्जुगेटेड पर कैसे होता है, देखिए इस तरीके से ये जुड़ जाता है, ये समझ रहे हैं। इसका जो हाइड्रोजन है वो यहां आ गया, तो केवल एक ही बॉन्ड जुड़ता है इसका, उसमें 1,4 एडिशन होता है, इसमें 1,4 एडिशन नहीं होता है, इसमें ये चीज आपकी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैलिक एडक्ट चाहे कॉन्जुगेटेड आयल हो चाहे नॉन कॉन्जुगेटेड आयल हो, दोनों के साथ ये बनाता है। और मैलिक के बाकी के फायदे हमने आपको बताई दिए। ठीक है, देन कम्स द कोपॉलीमराइज्ड आयल। कोपॉलीमराइज्ड आयल, कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है पता है आपको? जो मोनोमर्स डिफरेंट होते हैं, फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप ऐड रहते हैं। हाँ, मोनोमर अलग अलग होते हैं। बोथ द मोनोमर्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग देयर ओन होमोपॉलीमर, ठीक है ना, एंड व्हेन द टू डिफरेंट मोनोमर ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म द कोपॉलीमर। जैसे स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन अपने आप में सक्षम है पॉलीमराइजेशन के लिए और वो पॉलीब्यूटाडाइन बना देगा, और स्टाइरिन भी अपने आप में सक्षम है पॉलीमराइजेशन के लिए और वो पॉलीस्टाइरिन बना देगा। लेकिन जब ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो स्टाइरिन ब्यूटाडाइन बनाता है, दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमर। ठीक, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर एक मटेरियल जैसे स्टाइरिन आपका हो गया। स्टाइरिन आपको ध्यान में होगा, स्टाइरिन का स्ट्रक्चर आता है आपको याद है? सर याद था, आप थोड़ा सा भूल गए। थोड़ा सा भूल गए, कोई बात नहीं, चलो हम याद दिला देते हैं तुम्हें। बेंजीन रिंग के ऊपर इथाइलिन ग्रुप जुड़ा रहता है, दिस इज कॉल्ड स्टाइरिन, ये आपका स्टाइरिन हो गया। ठीक, तो देखिए एडिशन रिएक्शन होता है इसके अंदर, यहां पर भी डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होते हैं, आमतौर पर वो एडिशनल रिएक्शन होते हैं। अब ये आपका किसी भी आयल के साथ ये आपका रिएक्शन कर सकता है। ठीक, आयल में यहाँ पर डबल मॉलिक्यूल होगा, डबल बॉन्ड होगा, वहां पर ये रिएक्शन करेगा। सपोज करिए कि ये आपने एक आयल लिया, चाहे ये कोई भी आपका आयल हो, कॉन्जुगेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड, इसका स्टाइरिन का ये डबल बॉन्ड है, ये टूटता है, ये फ्री रेडिकल ये बना देता है। ठीक है, और उसके बाद से ये यहां पर ये टूटता है, तो ये फ्री रेडिकल में किस तरीके से बनेगा देखिएगा। ये इसका जो रिएक्शन होता है, स्टाइरिन जो अपने में रिएक्शन करवाता है, ये टूटा, ये CH2, ये देखिए, ये अगर N मॉलिक्यूल इसके जुड़ गए तो ये पॉलीस्टाइरिन बन गया। ठीक है, और पॉलीस्टाइरिन जो वेरी हार्ड मटेरियल, पॉलीस्टाइरिन ही तो हमें नहीं बनने देना है, इसका पॉलीस्टाइरिन बनने से पहले हम इसको आयल के साथ रिएक्शन करवा दें, तो आयल में क्या होगा, ये फिर इसके साथ जुड़ेगा। ठीक, और यहां पर दूसरा आपका हो सकता है स्टाइरिन लिंकेज चालू हो जाए, तो इस प्रकार से हम स्टाइरिन चालू हो जाएगा, या आयल का कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, और इसमें इसके बाद से फिर आयल का यहाँ पर मॉलिक्यूल हो सकता है कोई, और फिर आयल के मॉलिक्यूल के साथ से फिर आपका स्टाइरिन का मॉलिक्यूल हो सकता है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता रहता है। तो आयल और स्टाइरिन दिन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, और आमतौर पर यह देखा गया है कि इसमें अगर हम लोग इसका 50-50% लेते हैं तो दैट विल बी मोर सुटेबल। अगर स्टाइरिन की परसेंटेज बढ़ती चली गई
तो वो इतना हार्ड मास हो जाएगा कि उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना हमारा मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कोपॉलीमराइज्ड डायल। तो हम बहुत सारे मटेरियल लेते हैं, जैसे अल्फा मिथाइल स्टाइरिन भी आप ले सकते हैं, अलग अलग मटेरियल इसमें ले सकते हैं जो कि कोपॉलीमराइज करने के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। ये आपका अल्फा मिथाइल स्टाइरिन आपका हो गया, हाइड्रोजन नहीं होता है ये। और इसी प्रकार साइक्लोपेंटाडाइन भी आप लेते हैं आमतौर पर, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। दिस इज योर साइक्लोपेंटाडाइन, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कोपॉलीमराइज आयल बनाते हैं। तो कोपॉलीमराइजेशन में क्या होता है, हम डिफरेंट मोनोमर को लेकर के आयल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। वो मोनोमर जो कि आयल के साथ एडिशन रिएक्शन में जा सकते हैं, उनका रिएक्शन करवाते हैं और डिजायर्ड प्रॉपर्टी हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा एक इसमें फायदा होता है। और परसेंटेज जो हमने आपको बताया, आमतौर पर आयल के परसेंटेज 50-50 रखते हैं। 50 आयल ले लेते हैं, 50 स्टाइरिन लेते हैं। या हमें हार्डनेस अगर कम चाहिए होती है तो स्टाइरिन की परसेंटेज कम कर दीजिए, आयल के परसेंटेज बढ़ा दीजिए। हार्डनेस ज्यादा चाहिए तो आयल के परसेंटेज कम कर दीजिए, स्टाइरिन की परसेंटेज बढ़ा दीजिए। स्टाइरिन एक अच्छा मटेरियल है जो कि हार्डनेस के लिए काफी अच्छा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये इनसॉल्युबिलिटी भी धीरे धीरे प्रोडक्ट के अंतर्गत डेवलप करता है, जैसे जैसे इसकी परसेंटेज बढ़ती है, जैसे जैसे इसका होमोपॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है। इसके बाद से फाइनली आपका एक रह गया कैटलाइज्ड आयल। आयल और कैटलिस्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये हमारा नॉन कॉन्जुगेट से कॉन्जुगेशन में कन्वर्ट कर देता है। इसमें आमतौर पर वो कैटलिस्ट नहीं होते, जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था कि लेड, कोबाल्ट और मैग्नीज, इसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके के कैटलिस्ट होते हैं, जैसे कि बीटा मिथाइल एंथ्राक्विनोन, डाइफिनॉल कार्बोक्सिल एंथ्रासीन, इस तरीके से हम लोग अलग अलग कैटलिस्ट लेकर के डाइफिनॉल कार्बोक्सिल एंथ्रासीन, तो एंथ्रासीन के ये मॉलिक्यूल है एंथ्राक्विनोन या एंथ्रासीन, और ये जो है कैटलिस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बेसिकली क्या होता है, नॉन कॉन्जुगेटेड जो आयल होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं कॉन्जुगेटेड आयल में। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कि 50% से 70% तक इसमें ड्राइंग फास्ट हो जाती है कंपेयर टू योर नॉन ट्रीटेड आयल, नॉन कैटलाइज्ड आयल। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ आयल और मॉडिफिकेशन ऑफ आयल और ट्रीटेड आयल्स। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी बात कर सकते हैं, और नहीं हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। बाद में जब आप पढ़ें इसको, कुछ आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इससे पढ़ सकते हैं। एक बार स्प्लिटिंग एक बार दोबारा बता दीजिए, स्प्लिटिंग एंड रीएस्टरिफिकेशन। अच्छा, आयल स्प्लिटिंग एंड रीएस्टरिफिकेशन, ठीक है ना। देखिए आयल स्प्लिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, आयल लेते हैं और आयल को कोई भी आप आयल, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था कि एक आयल क्या है आपका, यहाँ पर जैसे CH2 CH CH2 OC और इसके साथ CH2, ये आपका फैटी एसिड यहाँ जुड़ा रहता है, ठीक, हर जगह यहीं पर है। अब इसकी स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का क्या मतलब हुआ कि हम इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं ताकि ये पोर्शन इसका अलग हो जाए। जब स्प्लिट करेंगे तो ये क्या, ग्लिसरीन आपकी अलग हो जाएगी, इसमें CH2OH और CHOH CH2OH, ग्लिसरीन आपकी अलग होगी। ये फैटी एसिड जो यहाँ है ये आपका अलग हो गया। ये आपका अलग हो गया फैटी एसिड, ठीक। अब ये फैटी एसिड्स हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए कि हमने सारे के सारे, हमें जो है ये लिनोलेइक वाले चाहिए, अर्थात तीनों फैटी एसिड्स एक
ग्लिसरीन मॉलिक्यूल के ऊपर जो तीनों फैटी एसिड जुड़े हुए हैं, तीनों हमें अगर यूनिफॉर्म कैरेक्टर के मिल जाए तो हमारा एक आयल अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है। तो हमने निकाला कि हम तीनों ही लिनोलिक एसिड लेते हैं। तो यहां से जब हम इसको स्प्लिट करते हैं आयल को, क्योंकि ये आयल का मॉलिक्यूल में अलग अलग सी के ऊपर अलग अलग, जैसे सपोज करिए ये R1 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये R2 वाला हो सकता है, यहाँ पर ये R3 वाला हो सकता है। तो जब हम स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने के बाद से जो फैटी एसिड मिलेंगे उसमें ये R1 वाला भी होगा हमारे पास, R2 वाला भी होगा और R3 वाला भी होगा। फिर इसको हम सेग्रीगेट कर देते हैं। सेग्रीगेशन में हमने आपको सॉल्वेंट सेग्रीगेशन बताया था ना, उसी प्रकार सॉल्वेंट सेग्रीगेशन से इसको अलग कर देते हैं। अर्थात सॉल्वेंट जब इसमें डालेंगे तो ये तीनों डिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर वेरी करेंगे, सपोज करिए कूल डाउन किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, हो सकता है कि R1 वाला फ्रैक्शन जो है वो किसी भी सेपरेशन में सबसे नीचे हो जाए और R2 और R3 आपस में मिला हुआ हो या अलग अलग हो, ये ऊपर हो जाए। तो हम R1 वाले पोर्शन को अलग करके फिर इसको जब हम इसमें से सॉल्वेंट को हम उड़ा देंगे डिस्टिलेशन के द्वारा, तो अब हमें क्या हुआ कि सारा का सारा फैटी एसिड्स R1 वाला मिल गया। और फिर इस R1 वाले फैटी एसिड्स को ले करके इसके बाद से चाहे तो हम यहाँ पर ग्लिसरीन ले लें CH2OH, और दोबारा इसके साथ हम इसको, ये सारे आपके R1 वाले हो गए, तीनों मॉलिक्यूल जो यहाँ पर हो गए R1 वाले हो गए। अब ये इससे रिएक्शन करवा करके हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जहां या इसमें भी R1 है, यहाँ पर भी R1 हो गए, यहाँ पर भी R1 हो गए, तीनों हमें R1 मिल गए। अर्थात तीनों लिनोलेनिक एसिड मिल गए, तीनों लिनोलेनिक फैटी एसिड मिल गए, जिसकी वजह से हमारे आयल के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आ गई। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा। दूसरा ये होगा कि हम ग्लिसरीन को यूज करने की बजाय हम पेंटा ले लें। यहाँ पर पेंटा आपको बताया था, जिसमें आपके 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, CH2OH, CH2OH और यहाँ पर हो गया CH2OH। इस प्रकार 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दे देगा आपको। तो इस प्रकार से डिफरेंट वैरायटी का आपको मटेरियल मिल सकता है। दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस ऑफ आयल मॉडिफिकेशन। You can say this is one of the best process of aisle modification because you have opening of several category of molecule, several category of characteristic or property of the aisle molecule आपको मिल जाती है। Is that clear? Yes, sir.